तो हम आज बात करने वाले हैं वेब सिक्योरिटी के बारे में। सब लोगों को पता होगा वेब पे हम लोग काम करते हैं, हम ही लोग इसे बनाते हैं। तो हमें ही पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है वेब में, या हम ही नहीं सुधार पा रहे हैं, तो हैकर तो इसका फायदा उठाएगा ही। तो इसीलिए मैंने वेब सिक्योरिटी चुना कि वेब की सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैंने 6 भागों में डिवाइड, मतलब 7 उसमें डिवाइड किया है कि हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं और हमारा क्या एजेंडा रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, और बाकी के जो 5-6 पॉइंट हैं वो सारे जो हैकिंग इम्पोर्टेंट है वेब सिक्योरिटी के लिए, उसके बारे में बात होगी, और विद एक्सप्लेनेशन एंड विद सॉल्यूशन के साथ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि हैक करना तो कोई ना कोई बता ही देगा, लेकिन बचना बहुत कम लोग बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर मेरे बारे में नहीं पता है किसी को, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं एक इथिकल हैकर भी हूँ। मतलब मैं साइबर क्राइम पुलिस के लिए काम करता हूँ, स्कैमरों को पकड़ने के लिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग है कि जो भी मैं बताऊंगा वो केवल मैं इंफॉर्मेशन, मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊंगा। अगर आप इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? HSTS, MITM, मतलब मैन इन द मिडिल अटैक। एक आपने कभी सुना होगा कि एक हैकर होता है और एक क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट अगर कहीं वेबसाइट लॉगिन कर रहा होता है तो हैकर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो वो क्यों निकाल पाता है? क्योंकि वो मैन इन द मिडिल अटैक करता है, वो बीच में आ जाता है क्लाइंट और सर्वर के। और जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा होता है तभी वो इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? क्योंकि वो HSTS का इस्तेमाल कर, मतलब वो सिक्योरिटी वेबसाइट में नहीं होती है, तो इस वजह से वो निकाल लेता है। अब HSTS का मतलब क्या है? HSTS का मतलब है HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, और ये काम आता है मैन इन द मिडल अटैक को बचाने के लिए। और HSTS का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं, चाहे हम HTTP ही क्यों लगाएं वेबसाइट के साथ, URL ओपन करने के साथ HTTP लगाए, तो वो इन्फोर्स करेगा HTTPS कनेक्शन को जोड़ने के लिए। तो इसीलिए हम HSTS का इस्तेमाल करते हैं। और मैन इन द मिडल अटैक में हैकर क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में आके वो खुद सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो ये HSTS का मतलब है। और मैन इन द मिडल अटैक एक हैकिंग टेक्निक है जो हो पाती है HSTS की कमी से। अगर ये नहीं होगा तो इसकी कमी से वो मैन इन द मिडल अटैक कर पाएगा। लेकिन इसको भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पब्लिक आईपी क्या होता है और प्राइवेट आईपी क्या होते हैं। हम लोग डेवलपर हैं, हमें को नहीं पता है कि पब्लिक आईपी कौन असाइन करता है और प्राइवेट आईपी किसके पास होते हैं। तो पब्लिक आईपी क्या होता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि एयरटेल हुआ, जियो हुआ, वो क्या करते हैं, हमें है ना, जब हम उनसे कनेक्शन लेते हैं तो हमें पब्लिक आईपी असाइन करते हैं। और लेट्स से हमारे पास राउटर है तो हम उसको राउटर से कनेक्ट करते हैं, मतलब इंटरनेट। तो ये पब्लिक आईपी के थ्रू ही हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो पाता है, मतलब राउटर कनेक्ट हो पाता है। और राउटर के साथ ही हम सारी चीजें कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमारी वेबलिस्टो कंपनी है, तो वेबलिस्टो में एक राउटर होगा और राउटर के अंदर ही सारी चीजें होंगी, चाहे वो मशीन हो, प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, मोबाइल्स हो। अगर हम उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे उस राउटर के, तो सारी चीजें यहाँ से कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो राउटर के बाद सारी चीजें कनेक्ट होती हैं वो कहलाती है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी कभी भी सर्वर के बाहर जाके कुछ भी चीजें नहीं कर सकती, मतलब इस राउटर के बाहर कुछ भी चीजें नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट आईपी इस मोबाइल से इस लैपटॉप में संपर्क कर सकती है और इस लैपटॉप से इस मोबाइल में संपर्क कर सकती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो प्राइवेट आईपी कौन असाइन करता है? हमें राउटर असाइन करता है। लेकिन पब्लिक आईपी हमें जो देता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही दे पाता है। तो ये होता है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। लेकिन जो हैकर होता है वो कहाँ अटैक कर पाता है? मैन इन द मिडल अटैक में। तो लेट्स से इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई हैकर है और ये हैकर का कंप्यूटर है और वो सेम राउटर से कनेक्ट है, मतलब सेम नेटवर्क से कनेक्ट है। जैसे कि आप प्राइवेट आईपी में देख सकते हैं सेम कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा,
जो हैकर है वो सेम राउटर से कनेक्ट है, और यहाँ पे और दूसरों के बहुत सारे लैपटॉप है, जैसे अलबान सरवा, रोहित, स्वाति और नीरज नदी। लेट से स्वाति लॉगिन करना चाह रही है वेबसाइट ईआरपी की, और वेबसाइट ईआरपी की लॉगिन करना चाह रही है स्वाति, और यूजर नेम डालेगी और पासवर्ड जो स्वाति है डालेगी और लॉगिन पे क्लिक करेगी। तो हैकर क्या करेगा, इसकी जैसे ही वो अपने लैपटॉप में डाल रही है सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी हैकर इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है। और ये हो पाता है HSTS की कमी की वजह से। मतलब हम वेबसाइट में HSTS इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सारे जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए यूजर हैं उनमें से अगर कोई एक हैकर है तो सारे सिस्टम में जा जाके सारी चीजें कर सकता है। किसी के लैपटॉप में जाके वो क्रोम भी ओपन कर सकता है, क्रोम में चाहे तो वो किसी भी टास्क को या वेबसाइट को ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्वाति ने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, तो हैकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले जाएगा, और वो ले जाएगा SSL की वजह से। मतलब HSTS क्या करता है, अगर वो लगा हुआ आता है SSL को अलाउ नहीं करता है, लेकिन अगर SSL नहीं लगा हुआ है और तो उसके बावजूद भी, मतलब वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी लॉगिन पे क्लिक करने के बाद भी वो हैकर इंफॉर्मेशन ले जाएगा, क्योंकि SSL की जो सिक्योरिटी है वो HSTS नहीं है, इस वजह से उस इंफॉर्मेशन हैकर ले जाएगा। तो ये हो पाता है HSTS की वजह से। अब HSTS को मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचने के लिए हमेशा हम जो भी वेबसाइट ओपन करें हम HTTPS लगा के ही ओपन करें। और अगर हम google.com खोल रहे हैं और हमने HTTPS नहीं लगाया, जस्ट लिखा google.com, तो हैकर उसके बावजूद भी HTTPS से ही ट्रांसफर करके HTTP पे ला सकता है। अगर HTTP पे वेबसाइट कोई ओपन कर रहा है तो सारी चीजें लीक हो जाएंगी, तो इसलिए हमेशा HTTPS लगाना चाहिए और ये इनेबल करना चाहिए HSTS सिक्योरिटी को। लेकिन इसको कौन इनेबल कर सकता है? इसको इनेबल कर सकता है वेबसाइट ओनर, जहाँ पे उसने होस्ट कर रखी होगी वेबसाइट को। और जो हमारे मतलब हम जो HTTPS के लिए सर्टिफिकेट लेते हैं वो हमें रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए सर्वर पर। और हमें HSTS जो सिक्योरिटी है उसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, मतलब हमेशा हमारी वेबसाइट कोई भी हैक नहीं कर पाए, कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन कोई दूसरा हैकर ना ले पाए सेम नेटवर्क में या नेटवर्क के बाहर भी। तो हमें सीधा कुछ नहीं करना, Nginx की फाइल में जाके हमें एडिट करना है और ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। लेकिन जितने भी हम वेबसाइट होस्ट करते हैं उनमें ये लाइन नहीं होती है, हमें ये एक्स्ट्रा से ऐड करनी होती है। कभी कभी कोई सर्वर मतलब अलाउ करता है ऐड करने के लिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं ऐड होती है, ये हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। तो अगर किसी को भी डाउट है मैन इन द मिडल अटैक में और HSTS में मतलब क्यों हो पा रहा है तो वो यहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। अलवान सर कुछ डाउट है? इसी को डाउट बेसिकली अगर मुझे अभी जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने हमारे लॉगिन पेज का, सो कैसे वर्क करता है ये? जैसे सपोज अगर मेरे को यहाँ पर मैंने एक क्रेडेंशियल डाला, हम लोग एक ही राउट में, और धीरे से सपोज वो एक क्रेडेंशियल डाले, तो कैसे वर्क करता है ये सारी चीजें? ओके, तो हमारी वेबसाइट में ERP में HSTS सिक्योरिटी नहीं है, तो होगा क्या, अगर कोई यूजर इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले हैकर क्या करेगा, उस वेबसाइट को HTTPS से हटा के उस पे ले आएगा, HTTP पे ले आएगा। लेकिन जो यूजर वेबसाइट ओपन कर रहा है उसको पता भी नहीं लगेगा वो HTTP पे खुली है या HTTPS पे खुली है, तो वो हैकर HTTP पे ले आएगा, पहला। दूसरा, जैसे ही वो यूजर लॉगिन पे कोई क्लिक करेगा तो हैकर क्या करेगा, सारे सिस्टमों की IP को ट्रेस कर रहा होगा और किस IP से पोस्ट और गेट या जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसको मॉनिटर कर रहा होगा, और मॉनिटर करते हुए उसे यूजर नेम और पासवर्ड वहां दिख जाते हैं। एक्चुअली इसका एग्जांपल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इसके प्रैक्टिकल ERP पे बहुत ज़्यादा किए हैं। ये हमारी जो ERP है इसमें यही कमी है, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था कि हमारे ERP जो हमने बनाया इसमें HSTS इनेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन हैकर ले सकता है। ओके, सो दिस विल बी ओनली हैपन इन द राउटर ना? अगर कोई राउटर इसमें बैठा है तो कर सकते हैं। करेक्ट, तो इनेबल दिस वो Nginx क्लाइंट प्लेटफॉर्म है। हाँ।
एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि वो केवल सेम नेटवर्क में कर सकता है। हम लोगों को पता है कि सेम नेटवर्क को भी बाईपास करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी है N0 की, मतलब N0 की एक सर्विस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट नेटवर्क में तो चली रही है, हम उसको N0 के माध्यम से हम उसको इस नेटवर्क के बाहर भी ले जाके कर सकते हैं। मतलब हैकर क्या कर सकता है, इस नेटवर्क के बाहर भी ले जा सकता है N0 की हेल्प से। तो बेसिकली एनजीरो किसी लोकल सिस्टम पे, किसी राउटर के सिस्टम पे चालू करना होता है, एंड देन उसके बाद वो एक्सेस कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। लेट्स सपोज कि मेरा सिस्टम रखा हुआ है, मैंने उस पर एनजीरो चालू करके एक नया यूआरएल जनरेट कर दिया, एंड उस यूआरएल का यूज करके मैं कहीं से भी इस पूरे राउटर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमें तो इस नेटवर्क में एक सिस्टम को ही तो हैक करना है। एक सिस्टम को हैक करने के बाद हम इसके सिस्टम का पोर्ट भी ओपन कर देंगे ना, जो हमें जरूरत है। लेट्स से 80 हमें जरूरत है तो 80 ओपन कर देंगे। हमें एसएसएच के लिए 22 ओपन है। एक लैपटॉप का भी हमें कुछ भी एक्सेस मिल गया तो पूरा नेटवर्क हैक है वो। एक लैपटॉप हैक मीन्स पूरा नेटवर्क हैक है। ओके नीरज। हाँ, एसएसएल में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है कि मैंने चेक किया अपनी वेबसाइट में तो वो है ही नहीं लॉगिन करके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लॉगिन के टाइम जब मतलब डेटा जाता है। कौन सी वेबसाइट में चेक किया? अपना यही ईआरपी में। ईआरपी में वो लगा हुआ है एसएसएल, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, क्योंकि वो सर्वर साइड दिखती हैं सारी चीजें। क्योंकि हम जब लॉगिन करते हैं ये जो आपने डाला यूजर नेम और पासवर्ड ये सेम टू सेम मतलब दिख रहा है जाते हुए सर्वर पर। तो नहीं, आपको तो दिखेगा लेकिन वो हैकर को नहीं दिखेगा ना। हैकर का तो डिफरेंट लैपटॉप है, स्वाति का डिफरेंट है, तो स्वाति से यूजर नेम पासवर्ड डाल दे, स्वाति को तो दिखेगा ना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि दूसरे यूजर को ना देखे। अच्छा, तो उसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। एसएसएल विद HSTF के साथ प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? यस प्रीता। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि अगर एक राउटर से मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है, तो अगर हम एक सिस्टम में भी अगर हम वो हैक कर लिए तो सारा नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, ठीक है? तो करेक्ट। जस्ट मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि मैंने सही समझा कि नहीं, कि अभी जैसे मेरा अकाउंट और बहुत सारे अकाउंट अगर वहाँ से फेसबुक खुला हुआ है और अगर किसी हैकर ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया तो वो फेसबुक का नेटवर्क भी हैक कर सकता है? नहीं, फेसबुक का नेटवर्क तो डिफरेंट हो गया ना। आप तो अपने नेटवर्क, आप तो अपने मतलब तो इसमें जैसे बोला ना कि एक राउटर से अगर मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड हो तो अगर एक कंप्यूटर भी हैक हो गया तो वो पूरा नेटवर्क हैक हो जाता है। तो अभी जैसे तो इसमें तो फिर लेयर्स भी आते हैं ना, तो वो लेयर्स को कैसे ब्रेक करता है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। आप नेटवर्क के बाहर जा रहे हैं, वो भी दूसरी वेबसाइट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, क्योंकि अभी अगर ये ऐसे क्वेश्चन से आंसर होंगे ना, टॉपिक बहुत ज़्यादा एकदम हॉट टॉपिक है, तो ये पूरा सेशन हमारा 2-4 घंटे का हो जाएगा। वी डोंट हैव टाइम ना। तो प्रीतम, वट एवर यू हैव क्वेश्चंस ना, आप या तो पोस्ट कर दे दानिश को, या फिर हम लोगों ने जो थ्रेड बनाया ना उस पर डाल दीजिएगा, सो यू कैन क्लियर योर इश्यूज। ओके, ऐसे कुछ भी चीज कंफर्म करने की है ना तो वो हम लोग थ्रेड पे कंफर्म कर लेंगे, और अगर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। अदरवाइज 2 या 3 घंटे का चला जाएगा सेशन, क्योंकि हैकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि सबको इंटरेस्ट आता है और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, एक चीज और, 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कुछ चीजें मैंने नहीं बताई तो वो बताती इसके बावजूद। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, जो आपने एक लाइन बताई है वहां पर लास्ट में, इनेबल HSTS वाले जो सिर्फ ये एक हेडर डालने से ये HSTS वाली जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाता है, राइट? करेक्ट। थैंक यू। तो अगला अटैक है डोस एंड DDoS अटैक। ये क्या करता है, लेट्स से हमारे पास ERP वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे 1 सेकंड में 1 मिनट में 1000 लोग ही विजिट कर सकते हैं। मतलब एक सर्वर की भी लिमिट होती है कि वो कितने लोगों को एक्सेस कर सकता है।
तो यही अटैक क्या करता है, उसको ब्रेक करने के लिए वो हेल्प करता है। मतलब सर्वर पे अगर 1 मिनट में 1000 लोग विजिट कर सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे बोट बना दिए तो वो सर्वर को ब्रेक कर सकता है। लेकिन इसकी क्या फुल फॉर्म है, इसकी डेनियल ऑफ सर्विस है डोज की, और इसकी डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस है डीडीओस की। जो डोज अटैक है वो केवल एक सिस्टम को हैक करने के लिए काम आता है, एक सर्वर के लिए। लेकिन जो डीडीओस अटैक है वो मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं, और या फिर सिंगल सिस्टम हो सकता है, तो वहां पे ये काम आता है। लेकिन दोनों ही अटैक क्या कर सकते हैं, सर्वर को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि सर्वर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, तो लेट्स से हमारे पास अपनी वेबसाइट है ईआरपी वाली, और उसका ये सर्वर है, और एक अटैकर है। उस अटैकर ने क्या करा, 3 बोर्ड बनाए अलग अलग, और बोर्ड बनाने के बाद उसने इतनी रिक्वेस्ट डाली कि 1 मिनट में जो ईआरपी वेबसाइट 1000 लोगों को एक्सेस कर सकती थी, इसने 10 या 20,000 लोगों की रिक्वेस्ट भेज दी। तो सर्वर यहाँ कंफ्यूज हो गया, किसको रेस्पॉन्स दे किसको ना दे। तो यही डोज अटैक कहलाता है। और ये ब्रेक करने के लिए किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत आसान है, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। और इसको कोई भी हैकर इस्तेमाल कर सकता है। बोर्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पाइथन में बना सकता है, जावास्क्रिप्ट में बना सकता है। लेकिन जो ये इसका सॉल्यूशन है डोज अटैक का, हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम ये बताना भूल जाते हैं कि एक वेबसाइट में पर आईपी के लिए क्या लिमिट लगाए, मतलब एक आईपी कितनी रिक्वेस्ट भेज सकता है 1 मिनट में, 1 सेकंड में। तो हमें जब भी हम अपना बैकएंड तैयार करें तो हमें है ना रेट लिमिट लगाना चाहिए पर आईपी पे, कितनी आईपी रिक्वेस्ट कर सकती है हमारी वेबसाइट को। मैक्सिमम 100 कर सकती है, पूरे दिन में तो इतना कोई नहीं रहेगा, 2000 कर सकती है। मतलब हम एक लिमिट लगा सकते हैं, उसके बाद वो एक्सेस ना करने दे। और दूसरा ट्रैफिक फिल्टरिंग कर सकते हैं, मतलब हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो सही सोर्स से आ भी रहा है या नहीं, या फिर बोर्ड बन रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी होती है लाइक लेट्स से जेंगो में, कि हम पता लगा सकते हैं कि रिक्वेस्ट बोर्ड के थ्रू है या फिर किसी नॉर्मल पर्सन ने की है। और डोज अटैक को और प्रोटेक्ट करने के लिए हम CDN का इस्तेमाल कर सकते हैं। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लाउडफ्लेयर। हम क्लाउडफ्लेयर लगा सकते हैं, जब भी कोई डोज अटैक कर रहा होगा तो क्लाउडफ्लेयर उसे प्रोटेक्ट करता है। उसको पता लग जाता है कि 1 मिनट में एक इंसान 1000 रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है और उसके बाद ये कैप्चा दिखाना चालू कर देता है। या उसके अलावा भी हम कैप्चा लगा सकते हैं, मतलब बार बार वेबसाइट पर अगर एक आईपी आ रहा है और 1 मिनट में बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसके लिए हम कैप्चा या फिर और सारी चीज लगा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम जब हम फाइल अपलोड कराते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो हम उसका साइज ही नहीं बताते हैं कि कितनी साइज की फाइल हम अपलोड कराएं। क्योंकि होता क्या है, किसी भी वेबसाइट को ब्रेक करने के लिए उसकी जो अपलोड फंक्शनलिटी है वो ही ब्रेक करा देती है। मतलब क्योंकि वहां पे हमने अपलोड में नहीं लगाया होता है कि जो फाइल हम अपलोड करेंगे वो कितने साइज का करेंगे। तो इसीलिए डोज अटैक से बचने के लिए हम हमेशा ध्यान दें, जो भी हम फाइल अपलोड कर रहे हैं फ्रॉम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ जाती है, तो अगर उसने 2 GB की कोई फाइल अपलोड कर दी ना, तो सर्वर वहां भी बैठ जाएगा, क्योंकि वो तो फाइल को ही अपलोड करने के लिए बहुत टाइम ले लेगा और वो रिक्वेस्ट के लिए तो टाइम नहीं रहेगा। तो मतलब यहाँ पे हम अपलोड जो फाइल कराते हैं उसकी साइज की लिमिट लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो पर आईपी की भी लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट है कि हम रेट लिमिट लगाएं, या फिर कुछ भी ना लगा के हम क्लाउडफ्लेयर लगा सकते हैं, वो सारी चीजें अपना आप मैनेज करता है। और जब हम फाइल अपलोड करते हैं वो साइज लिमिट जरूर लगाएं, क्योंकि साइज लिमिट ना लगाने की वजह से हैकर इसका फायदा उठा के 5 GB 10 GB की फाइल अपलोड कर देता है और सर्वर वहीं घूमता रहता है। अगर वो टास्क बैकएंड में रन ना हो रही, मतलब लाइक सैलरी में रन ना हो रही हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सैलरी में रन नहीं हो सकती। लाइक इमेज अपलोड कराना 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हैकर इस चीज का फायदा उठा के 5 GB 10 GB की फाइल अपलोड कर देता है और सर्वर वहीं बैठ जाता है। तो ये होता है डोज अटैक। समझ में आया? मतलब कुछ डाउट किसी का यहाँ पे? हेलो, किसी को कोई डाउट है? I don't think so. So I have a question. दीपक कुछ बोल रहे थे क्या? So Tanish, I just wanted to confirm one thing. DOS attack and DDoS attack में
डेटा का वो नहीं होता ना इशू के डेटा लीक होने वाला वहाँ काइंड ऑफ नहीं, में नहीं, अटेंड करके मैंने सर्वर हैक कर लिया, मतलब सर्वर को बिजी कर दिया एंड देन आई कैन एक्सेस द डाटा। ना मतलब ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं हैकर कि दूसरे की वेबसाइट को मतलब चलने नहीं देना। लेट से मुझे ईआरपी को नहीं चलने देना कि कोई भी आ जाए उसे चलने नहीं देना, तो हम बस सर्वर पे अटैक करते रहेंगे और वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो। मतलब सर्वर पे हैक नहीं कर सकते लेकिन सर्वर को हम जाम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, काइंड ऑफ के अगर कोई राइवल है या फिर कोई कॉम्पिटिटर है जो चाहता है कि आपकी साइट पे डाउन रहे ज़्यादा टाइम तक के और कोई मतलब फॉल्स हो जाए इन्फॉर्मेशन, सो वो उसके लिए करती है। करेक्ट, क्योंकि कंपटीटर यही चाहेगा कि दूसरे की वेबसाइट डाउन रहे और गूगल एसईओ पे फर्क पड़े, गूगल एसईओ को लगे ये तो वेबसाइट डाउन ही रहती है। ओके, हेलो दानिश, हाँ, जैसे हम लोग स्क्रैपिंग को करते हो वो भी सेम नेट पे आता है क्या? नहीं, वो इस अटैक पे नहीं आता है, क्योंकि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं वो 1 मिनट में बहुत सारे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। एक स्क्रैपिंग करने के लिए हम लाइक एटलीस्ट 1 मिनट या 2 मिनट तो लेते हैं किसी भी चीज को स्क्रैप करने के लिए, या 30 सेकंड ले सकते हैं। तो एक जहाँ पे 1 सेकंड में बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है वहाँ पे डोज अटैक। ऐसा जैसे हम कोई वेब पेज पे जा रहे हैं, उस पे कोई ब्लॉक की लिस्ट है, हमने पेज किया फिर उसके लिंक पे कंटिन्यू हम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उससे वो ये अटैक नहीं होगा? नहीं, अगर हम कोई भी वेबसाइट को बार बार ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और वो मतलब एक बार दोबारा समझाना, क्वेश्चन समझ नहीं है, एक बार और। हमने किसी वेबसाइट पे जाके लॉग इन किया एंड उसके ब्लॉग पेज पे गया, मैंने उसके लिंक्स को मैंने पेस्ट कर लिया सारे, जहाँ पे भी वो लिस्ट दिखा रहा होगा हाँ, सारे पेस्ट कर लिया। मान लो वहाँ पे 100 लिंक्स हमें मिले और हमने उस पे न्यूज लगा दिया, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रिक्वेस्ट करेगा 100 टाइम्स उस पे? वो डिपेंड्स ऑन वेबसाइट की पर मिनट में पर सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट ले रहा है। दूसरी बात, अगर आप लूप भी लगाएंगे तो एटलीस्ट 100 इमेज के लिए जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एटलीस्ट 1 मिनट या 2 मिनट ले लेगी। तो डोज अटैक का मतलब ये है कि एक बार में ही बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजना। लाइक मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम भेज सकते हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट एक बार में। हाँ, उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, हम वेट नहीं कर रहे हैं, जैसे एटी का वेट होता है, हम वेट करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स आ जाए, देन नेक्स्ट वाली पे कॉल करते हैं, मतलब नेक्स्ट ये हम ऐसा करना है, ऐसा करते हैं कि कंटिन्यू कॉल कर दिया 100 लिंक्स पे एक साथ ही, 1000 लिंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। डोज अटैक मतलब क्लियर है ना कि क्या होता है, कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं इस इशू को? जितेश का क्वेश्चन ये दानिश, मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैंने 2021 में क्या किया था कि एक वेबसाइट थी, ठीक है, तो मैंने नॉर्मल जेएस का कोड लिखा हुआ था, उसके अंदर मैंने लूप यूज कर रहे थे और उसके अंदर मैंने सेट टाइम चलाया था और एक सेट टाइम इंटरवल था जेएस में। क्या करता क्रोन से टाइप का काम करता, तो मैं एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट को मतलब मैंने काफी टाइम बाद हिट किया। जब मैं वेबसाइट को यूआरएल हिट कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं डिले हो रहा था, बट मैंने उसको काफी बार मतलब से डंप करने की कोशिश करी, बट वो चीजें नहीं हो रही थी उसमें। मतलब अगर मैं VS कोड से उसको जब मैंने उसको चालू करके छोड़ दिया तो वो कंटिन्यूसली उस एंड पॉइंट को हिट करे जा रहा था, बट उसने ब्लॉक क्यों नहीं किया? मतलब मैं वही जानना चाहता कि वो ब्लॉक क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन वेबसाइट ओनर कि उसने सिक्योरिटी लगवाई है या नहीं लगवाई है। ब्लॉक करने की होती है, आप भी लगा सकते हैं कि एक IP 5 बार ही पर डे लिमिट कर सकता है, उसके बाद ब्लॉक कर दो। तो ये जो डेवलपर होता है वो सिक्योरिटी लगाता है ना। उसमें एक्चुअली मैंने यही किया होता कि मैं उसमें मेरा जो नेटवर्क था उसको बार बार मैं बाउंस करवाया था VPN के थ्रू एंड मैं कंटिन्यूसली उस पर हिट कर जाता था। तो इसमें जब मैं रिक्वेस्ट को ब्राउजर में चेक कर रहा था ना, तो उसमें ये हो रहा था कि जब मैं एंड पॉइंट को लॉक कर रहा था ब्राउजर में, वो दिखा रहा था कि वो रिक्वेस्ट मेरी वो क्यू में जा रही है, उसमें मतलब 4 मिनट तक का उसने टाइम इंक्रीज कर दिया, बट वो सर्वर से हो गया ना। ठीक है, तो अगला अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक। किसी को जानकारी हो तो पहले बता सकता है, लेकिन ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को किसी भी तरीके से मतलब क्रैक ही करना है, तो ब्रूट फोर्स करना है। तो जो अटैकर होता है वो पासवर्ड को क्रैक करता है और सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं A से Z तक, 1 से 0 तक और
सारे जो स्पेशल कैरेक्टर सबको मिला के अटैक करने की कोशिश करता है पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो मैनुअली नहीं करता। इसके लिए वो टूल्स बनाता है, ऑटोमेटेड टूल ऑनलाइन अवेलेबल भी है, और पाइथन में आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। और इससे बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका है कि पासवर्ड को इतना हार्ड बनाइए कि ब्रूट फोर्स कभी पकड़ ही नहीं पाए। और ब्रूट फोर्स का मतलब होता है पासवर्ड को क्रैक करना, इन सिंपल वर्ड। तो चलिए समझते हैं। हमारी एक ERP वेबसाइट है और यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है। हमें नहीं पता है, हमें दोनों ही चीजें पता करनी है, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। और हमें पता है कि ये वेबसाइट पे कितने ही रिक्वेस्ट भेज लो ये ब्लॉक नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, हर तरीके का यूजर नेम बनाएंगे, हर तरीके का पासवर्ड बनाएंगे और उसको सर्वर पे भेजेंगे। लेट्स से यहाँ पे भेजा यूजर नेम 1 पासवर्ड 1, हमने डाल लॉगिन कराया, रिटर्न में रेस्पॉन्स आया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या मतलब लॉगिन नहीं हुआ। फिर दोबारा हम ट्राई करेंगे न्यू पासवर्ड के थ्रू, न्यू यूजर नेम के थ्रू, फिर लॉगिन कराएंगे, नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम जब तक लॉगिन पे हिट कराते रहेंगे जब तक ये वेबसाइट लॉगिन नहीं हो जाए, यूजर नेम और पासवर्ड ना मिले। जो यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा वो कॉम्बिनेशन होंगे रैंडम। एक स्क्रिप्ट होती है डिक्शनरी, तो उसमें से वो रैंडम बनाएगा और जो भी होगा जब तक अटैक करता रहेगा जब तक उसको यूजर नेम ना मिले और पासवर्ड ना मिले। और बहुत जगह ऐसा होता है जैसे कि इंस्टाग्राम में यूजर नेम मिल जाता है लेकिन पासवर्ड नहीं मिलता है, तो वहां पे भी ब्रूट फोर्स अटैक की काम आता है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो ये होता है ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब हर पॉसिबिलिटीज लगाता है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए और कभी कभी यूजर नेम को क्रैक करने के लिए, लेकिन यूजर नेम को क्रैक नहीं करता, सब पासवर्ड को क्रैक करने की तरफ से आते हैं। तो पासवर्ड के हर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको वो बनाता है और ट्राई करता है, जब तक ट्राई करता है जब तक वो पासवर्ड नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पर राइट हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे मिल गया। तो ये मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करता रहता है। और इसको मतलब पासवर्ड को कितना स्ट्रॉन्ग रखा जाए और मतलब कितना टाइम लग सकता है ब्रेक करने में, ये मैंने चार्ट इंटरनेट पे मिला मुझे, मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड रखते हो और वो भी नंबर रहेगा, मतलब इंस्टेंटली ये ब्रेक कर लेगा, मतलब तुरंत ही जो हमारा बोट होगा ब्रूट फोर्स का वो तुरंत हैक कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 10 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड बनाते हैं और केवल वो नंबर है तो 40 सेकंड लगेंगे क्रैक करने में, लेकिन अगर वो लोअर केस और विद लोअर केस लेटर है और तो उसे 6 दिन लगेंगे। मतलब ये यहाँ पर एक पूरी वो बताई गई है कि एक ब्रूट फोर्स को अटैक करने मतलब क्रैक करने के लिए पासवर्ड को कितना टाइम लग सकता है। तो आप जितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो बनाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने साल ईयर्स मतलब बहुत बहुत साल भी लग सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड 8 कैरेक्टर तक का बना रहे हैं मतलब 9 या 10 तक, तो बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाएगा। वो डिपेंड्स करता है कि जो हैकर है उसका जो सिस्टम है वो कितना फास्ट है, जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी क्रैक करेगा पासवर्ड को। और जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए और अपनी वेबसाइट पे एक पॉलिसी बनाइए कि इतने दिन में आप पासवर्ड एटलीस्ट चेंज करें, और चेंज करने के साथ साथ इतने वर्ड होने चाहिए, इतने कैरेक्टर होने चाहिए, इतने स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। उसके अलावा भी हम कैप्चा का यूज कर सकते हैं। मतलब जब हम पासवर्ड अगर हम यहाँ देखें हम अपनी वेबसाइट पे, तो हैकर क्या कर रहा है, बार बार टारगेट कर रहा है गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड के साथ, लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैप्चा नहीं है, तो इसलिए वो लॉगिन पे बार बार क्लिक कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे कैप्चा लगाना चाहिए ताकि हमारे इस सिस्टम मतलब इस वेबसाइट को कोई अटैक ना कर पाए, क्योंकि कैप्चा उसे बचाने के लिए वो कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक वो कैप्चा सोल्व नहीं करेगा तो लॉगिन पे क्लिक ही नहीं कर पाएगा। और हम उसके अलावा भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, और हम अपनी वेबसाइट में मतलब जो पासवर्ड जो रेगुलर चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चेंज कराने के साथ भी हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लगानी चाहिए पासवर्ड की, जो केवल लंबे कैरेक्टर के साथ हो, मतलब ज्यादा नंबर हो और ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर हो, हर तरीके की इस्तेमाल करें जब वो पासवर्ड बने। तो किसी को डाउट है ब्रूट फोर्स में, मतलब ये तो बहुत सिंपल अटैक है, लेकिन हमारी इस ERP में मतलब यहाँ पे कैप्चा होगा तभी हम बचा सकते हैं। हेलो, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। हाँ, फिशिंग। तो ये अगर किसी ने वर्ड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि जितने भी दुनिया में आज तक चीजें हैक होती हैं
परसेंट जो चीजें हैक होती हैं फिशिंग की हेल्प से ही होती है। फेक मेल, फेक व्हाट्सएप पे भेजा गया, मतलब लिंक भेजा जा रहा किसी न किसी तरीके से। और फिशिंग जो अटैक होता है वो ज्यादातर उसमें हैकर जो अटैक करते हैं ईमेल के थ्रू करते हैं। और जो फिशिंग का मतलब है हमारी जो ERP वेबसाइट है किसी ने सेम डुप्लीकेट बना दी, तो फिशिंग कहलाएगा। मतलब हमने ERP बना दिया और लेट से हमने रोहित को सेंड कर दिया एक नया लिंक, लेकिन यूजर रोहित ने लिंक ही नहीं देखा कि लिंक क्या था, लेकिन रोहित ने देखा कि वेबसाइट का लुक हमारे ERP जैसा लग रहा है। उसने वहाँ यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला और वहाँ पे वो पता ही नहीं लगा कि वो हैक भी हो गया। और फिशिंग को से बचने के लिए मतलब हमें यूजर को ट्रेनिंग देनी है कि हमारी वेबसाइट यही है, हमारा URL यही है, तभी इस पे ये URL हो तभी लॉग इन करना, मतलब URL पे ट्रस्ट करना। तो हमें जो फिशिंग अटैक है मतलब ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जितने भी अटैक होते हैं वो ईमेल से स्टार्ट होते हैं 91%। ये मैंने एक सोर्स लिया कहीं इंटरनेट पे मिला था और मुझे भी पता है, मैंने भी जितने भी हैकिंग सीखी है वो ज्यादातर फिशिंग अटैक से ही सीखी है, क्योंकि यहाँ से यूजर इजीली हैक हो जाता है। और हैक भी क्यों हो जाता है उसका एक रीजन है, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है लेट्स से शुभम जोशी को पसंद है ईमेल बार बार खोलना और ईमेल चेक करना। मतलब सोशल इंजीनियरिंग ये कहती है कि इंसान के माइंड को पढ़ना है कि उसको क्या पसंद है, फिर उसी तरीके की ईमेल भेजनी है, उसी तरीके का हमें कंटेंट भेजना है। या उसको पसंद है व्हाट्सएप खोलना और व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज आएगा तो वो क्लिक करेगा तुरंत। तो हमें ये सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से ही पता लग पाता है, हमें उस यूजर के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो लेट्स से शुभम जोशी को जीमेल खोलना पसंद है, तो मैं कैसे हैक कर सकता हूँ शुभम जोशी को। और शुभम जोशी लेट्स से स्टूडेंट है, तो होगा क्या, मैं ईमेल लिखूंगा और ईमेल इस तरीके से लिखूंगा, मतलब हरी अप वाली, मतलब एकदम करो कोई टाइम नहीं है, और उसको ये लिंक बना के दूंगा इस तरीके का लिंक। तो यूजर क्या करेगा, मतलब शुभम जोशी क्या करेगा, इस लिंक पे क्लिक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा एक्चुअल में वो क्या होगा, एक फेक वेबसाइट खुलेगी। तो होगा क्या, यहाँ अटैकर ने एक ईमेल भेजा किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय ने वो जो ईमेल था उसमें एक लिंक था, वो ओपन किया और वो फिशिंग वेबसाइट पे चला गया। दोनों वेबसाइट सेम है, रियल भी सेम है और फिशिंग वेबसाइट भी सेम है, लेकिन एम्प्लॉय ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो जो URL है वो हमारी रियल वेबसाइट का ही नहीं है। तो उसने क्या करा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भरी और जो इंफॉर्मेशन यहाँ भरी वो चलेगी हैकर को। हैकर ने क्या करा, जैसे ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली उसने अटैकर को रियल वेबसाइट दिखा दी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको पता ही नहीं लगा कब फिशिंग वेबसाइट पर उसने डेटा भर दिया और उसके सामने कब रियल वेबसाइट खुल गई। इसका मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फिशिंग चीजें बना रखी हैं तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। लेट्स से इंस्टाग्राम, लेट्स से फेसबुक, मैं फेसबुक ये सब हर तरीके का फिशिंग पेज है, मतलब यूजर इस URL को ध्यान नहीं दे रहा है। तो लेट्स से किसी एम्प्लॉय ने ये गिटहब खोला, गिटहब अकाउंट, उसको पता ही नहीं है कि गिटहब का है या नहीं, उसने URL नहीं देखा। उसने क्या करा, उसने इन्फॉर्मेशन पढ़ी danesomething.com और पासवर्ड welcome@1 को, ये कुछ भी डाला उसने, लेकिन पासवर्ड और यूजर नेम दोनों सही डाले। तो जैसे ही वो साइन इन पे क्लिक करेगा तो आप ध्यान दो, उसने यूजर नेम और पासवर्ड डालते साइन इन पे क्लिक करते गिटहब पे रिडायरेक्ट कर दिया। मतलब यूजर को पता ही नहीं लगा, मैंने जैसे साइन अप पे क्लिक करा उसने रियल गिटहब पे भेज दिया। लेकिन जब तक हैकर के पास सारी इंफॉर्मेशन जा चुकी होगी, जब तक वो रियल देखेगा, तो जो उसने यूजर नेम और पासवर्ड डाला वो यहाँ पे मिल गए और किससे डाला सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। तो भी ये हैकर क्या कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को उठा के आगे की चीज कर सकता है, अगर उसके में मल्टी वेंडर मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हो, OTP का ना हो या कुछ भी ना हो। लेकिन अगर उसको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई 100% वो OTP वगैरह भी निकाल ही लेगा, क्योंकि वो अगर इतना बेवकूफ हुआ जिसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है। तो ये होती है फिशिंग अटैक। इसी तरीके से आप फेसबुक पे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, पर मैंने यहाँ गिटहब का एग्जांपल दिया। तो ये फिशिंग होती है क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा यूजर को कि उसने कब में इंफॉर्मेशन डाल दी और कब उसके सामने रियल वेबसाइट ओपन होके आ गए। तो ये फिशिंग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसका, बस हमें लोगों को बताना होगा कि हमारी रियल वेबसाइट ये है और इसका ही हमें इसी वेबसाइट को ओपन करना है इसी URL के साथ। और एक चीज और है, लोगों को नहीं पता होता है, हमारा डोमेन है weblisto.com, तो मेरी मेल है danish@weblisto.com। तो हैकर चाहे इस ईमेल को भी ले सकता है अगर उसने DMARC और ये सारी चीजें उसने सही तरीके से वेरीफाई नहीं करा रखे इंटरनेट पे। मतलब लेट से कोडेटरी से उसने डोमेन ले रखा है और ईमेल भी वहीं से ले रखे हैं, तो ये सारी चीज़ों को वेरीफाई कराना होगा और तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने एक अटैक करा था वेबलिस्टो में। मैंने वेबलिस्टो की मेन ईमेल से, HR की ईमेल से किसी को मेल कर दिया क्योंकि चीज़ें वहाँ पे सही तरीके से नहीं थी। उसके बाद मैंने बताया कि ऐसे से ये हैक किया मैंने, और मैंने HR जो वेबलिस्टो की मेल है उससे मैंने किसी को मेल भेज दिया। क्यों? क्योंकि सही तरीके से मैं कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से नहीं था। तो ये होता है फिशिंग अटैक। और फिशिंग अटैक का कोई रियल में सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हैकर सबसे ज़्यादा इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, URL बनाता है और सोशल इंजीनियरिंग करता है और देन उसको URL सेंड करके उसकी चीज़ें निकाल देता है। तो किसी को डाउट है फिशिंग अटैक में? फिशिंग अटैक का ना एक मैं एग्जांपल अभी शेयर करता हूँ, मेरे साथ हुआ था, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो हेलो। दानिश, अभी एक ऐसा चल रहा है ना कि मेरे पास एक मेल आया था, मैं जिस कंपनी में लास्ट था उसमें लिखा था ये ऑगस्ट टेक्नोलॉजीज टाइपिंग, और ये उस कंपनी के ओनर का नाम था। तो ये और भी काफी लोगों के साथ हुआ है। तो उसने ऐसा लिखा, हाय शुभम, आर यू करंटली अवेलेबल, टेक्स्ट मी बैक बाय मेल। तो मैंने तो उसमें रिप्लाई नहीं किया, पर जो अभी बंदे उस कंपनी में करंटली काम करता तो उन्हें रिप्लाई किया था। तो उसमें बोलता है कैन यू डू अर्जेंट पेमेंट एंड आई विल सेंड यू पर्सनली। बट जैसे आप उसको ड्रॉप डाउन पे मेल चेक करोगे ना, तो वो एक्चुअल में किसी और ईमेल से या डोमेन नेम से आया हुआ है। तो इस तरह का भी आता है। करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो सेंड करने वाला मेलर और कोई और है, कंपनी जिससे उसने चीजें ले रखी हैं वो और कोई है, क्योंकि उसने सही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं कर रखी है चीजें। और एक चीज और वेबलिस्टो ईमेल से मैं किसी भी ईमेल से किसी को भी मेल कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम ये चीजें सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो मैं किसी भी ईमेल से, अल्बान की मेल से मैं किसी को भी मेल कर सकता हूँ और अल्बान को पता भी नहीं लगेगा मेरी मेल से मेल हो गया। तो ये इन चीज़ों से बचना है। दूसरी चीज़ें हमें पहले वेरीफाई करनी है किसी को पेमेंट देने से पहले, कहीं क्लिक करने से पहले, कि ये चीज़ें रियल है या नहीं। और किसी को डाउट है? एक एग्जांपल में भी ऐड करूंगा, ये आप लोगों ने तो वेबसाइट की एग्जांपल दी है। अगर किसी ने लिंक्डइन पर भूपत का आज से कुछ महीने पहले एक पोस्ट पढ़ा हो, आप पे एक लीड आई थी, उस बंदे ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आप सेटअप कर लो, देन अपन आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो हुआ ये कि प्रोजेक्ट सेटअप किया भूपत ने अपने सिस्टम पे, और वो था ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट। जैसे सेटअप किया, जितना भी इथरनेट था भूपत के अकाउंट में वो सब चला गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी सिस्टम की वो सब चले गई उसके पास। एंड देन उसने फिर वो बोल रहा था कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो कभी भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए बोले तो पहले जाकर कोड देखना है, वो इन्वायरमेंट्स की सेटिंग देखना है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम डेवलपर हैं, हमको तो उसमें आना चाहिए ना। ऐसा है कि समझ ही नहीं आ रहा तो उस प्रोजेक्ट को कभी सेटअप भी ना करें अपने सिस्टम में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है अपवर्क के थ्रू, और वो भी हमारे बीच में किसी इंसान के साथ। तो पूरा इथरनेट वगैरह सब, इथेरियम वगैरह चला गया, इथरनेट बोल रहा हूँ, इथेरियम वगैरह चले गए थे, एंड बहुत सारी डिटेल्स वगैरह भी चली गई थी। वो इस तरीके के भी अटैक्स चल रहे हैं और अपवर्क जैसी वेबसाइट पर आप समझ सकते हैं। जेनमो में सब टिप आते हैं, मतलब पैकेज आते हैं जो केवल ऐड करना होता है प्रोजेक्ट में, एंड देन उस प्रोजेक्ट को किसी को हमने सेंड कर दिया और उसने सेटअप कर लिया, बस रन करने की जरूरत है उसे एक बार, तो उसके बाद वो सारा कंट्रोल कर सकता है अपने सिस्टम। एग्जैक्टली। एंड ये बहुत काफ़ी इजीली हो जाती है। जैसे पाइथन की बात करें तो पाइथन में लाइब्रेरीज ऑलरेडी लोगों ने बना के रख दी, जस्ट नीड्स टू इंस्टॉल, एंड वो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए किसी को दे दो,
एंड देन उसका सिस्टम आपका हो। और अगर एक सिस्टम है तो पूरा नेटवर्क है। Right. So basically, the phishing attack is totally depends on awareness. अभी जैसे ये वाले कॉल में दाइश ने जो डिटेल्स दी हैं, सो कीप इन माइंड कि कभी भी कोई भी URL हो या कोई भी मैसेज हो या कोई भी कॉल हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रह के चीज़ों को करेंगे तो बेहतर है। फिर क्योंकि अब जैसे दारिश ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका कोई एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है। एक मैं एग्जाम्पल और बताऊँ ना, सबने सुना हुआ शायद कि अभी ऐसे अटैक हो रहे हैं कि कॉल आता है, आप हेलो हेलो करते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं वो लोग, एंड सेम आवाज़ बना के वो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को कॉल करते हैं, या जो भी ऑथेंटिकेशन रहता है उसके लिए वो यूज़ करते हैं, एंड देन वो पैसा आपका निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं AI के थ्रू। तो बस ये है कि थोड़ा सा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। Am I right, दानिश? हाँ, वो वॉइस क्लोन कर लेते हैं और वॉइस क्लोन करके वो कुछ तुम्हारी आवाज से अपने फैमिली मेंबर को मतलब टारगेट कर सकते हैं, किसी उसी के फैमिली में। और क्लोन करना वॉइस हुआ, फेस हुआ, डीप फेक हुआ, बहुत आसान, बस थोड़ी सी जानकारी। ये भी फिशिंग अटैक के अंडर में आता है ना? करेक्ट। फिशिंग अटैक हजारों टाइप के हैं, पता भी नहीं है। Exactly. तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये बहुत ही आसान अटैक है, लेकिन ये जेंगो हुआ, मतलब जो भी अब फ्रेमवर्क आ रहे हैं लेटेस्ट में, उनमें बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लगी हुई है कि ये अटैक नहीं हो पाते हैं। बट जो लोग PHP, वर्डप्रेस या फिर और PHP में प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनमें ये चीज़ें करना बहुत आसान है। लाइक जेंगो में करना नहीं कर सकते क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता, हमें स्क्रिप्ट को जो वेबसाइट है उसमें ऐड करनी होती है, मतलब इंजेक्ट करनी होती है, और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक बार हमने ये अटैक कर लिया तो हम उसकी सारी कुकीज, सेशन और सारी जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इस अटैक से बचने के लिए हमें जो इनपुट ले रहे हैं उसकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए और आउटपुट इनकोडिंग और डिकोडिंग में होना चाहिए, तभी हम इस अटैक से बच सकते हैं। और ये अटैक का रियल एग्जांपल क्या है मैं बताता हूँ। लेट्स से ये वेबसाइट है और यहाँ पे बोला गया व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे जो व्हाट इज योर नेम है यहाँ पे डाली गई है स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड डाला गया, और जावास्क्रिप्ट का जैसे इसके अंदर कोड डाला गया और किसी ने सबमिट किया, सबमिट करते ही यहाँ पे पॉपअप आ गया। इसका मतलब वो अटैक यहाँ पे कर सकता है, ऐसे अटैक जो है वो यहाँ पे कर सकता है। और मैंने ये अपनी ईमेल करके देखा कि यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट में पहले ही बोला है कि जेंगो में नहीं कर सकते क्योंकि अटैक मतलब बाय डिफॉल्ट वो ऐड करता है सिक्योरिटी। मतलब अगर कहीं भी बग्स है किसी भी वेबसाइट में, अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लगा के एंटर प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर वो पॉपअप हो गया, नेट से अलर्ट हेलो लिख के बोला मैंने, तो वो पॉपअप हो गया तो हम उस वेबसाइट को इजीली हैक कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा मेहनत के। तो इस चीज को बचने के लिए हमें इसकी सिक्योरिटी लगानी होगी। मैंने बोला कौन लगा सकता है, वर्डप्रेस वाला, PHP वाला जो किसी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहा, मुझे नहीं पता लारावेल या फिर इनमें सिक्योरिटी आती है नहीं, लेकिन PHP कोर में तो नहीं है बिल्कुल, वर्डप्रेस में भी नहीं है, तो ये हमें लगानी पड़ती है। तो इस अटैक से बचने के लिए हमें जो इनपुट यूजर ले रहे हैं, मतलब हमने नेम डलवा रहे हैं यूजर से, तो हमें पता होना चाहिए कि वो नेम ही आ रहा है या जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए और बैकएंड साइड इस चीजों को देखना चाहिए कि वो क्या है, पूरा सैनिटाइज करना चाहिए। और हम एक और पॉलिसी लगा सकते हैं इससे बचने के लिए, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ये एक्सटर्नल API होती हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने वेबसाइट में लगाते तो ये अटैक से बचा जा सकता है। लेकिन ये जो अटैक है इसको करना बहुत ही आसान है, बस आपको कहीं भी किसी भी बॉक्स में डाल के जावास्क्रिप्ट का कोड देखना है कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो रन हुआ तो उसकी वेबसाइट इजीली हैक करना आसान है। और अगर हम एक बार उस हैक करने के बाद हमने सेशन टोकन उठा लिया, लेट से हमने उसका क्या उठाया दिखाता है, हमने कुकी उठा ली और सेशन टोकन उठा लिया, फिर हमें कुछ नई चीज चाहिए क्योंकि यही दोनों चीजें हैं हमें कहीं और सिस्टम पे लॉगिन करा सकती हैं। और जब भी हम कुकी वगैरह लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कुकी को 24 घंटों में क्लियर करना चाहिए या फिर सेशन को इतने घंटे में क्लियर करना चाहिए। हमें क्लियर
मतलब हमें क्लियर जो फंक्शनैलिटी है हमें अपने बैकएंड में लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लियर नहीं करेंगे और किसी हैकर को वो कुकी और सेशन टोकन मिल गए तो इसका मतलब वो उस वेबसाइट को या उस जो भी उसने लॉगिन कर रखी है चीजें उन्हें लॉगिन करो जाएगा वो कुकी और सेशन की हेल्प से। और यहाँ पे एक्सेस अटैक जो अलाउ करता है सेशन हाईजैकिंग को, मतलब इसमें क्या होता है, यूजर को बस सेशन हाईजैक मतलब सेशन चाहिए, सेशन का टोकन चाहिए। लेट्स से आपने किसी भी सिस्टम में जीमेल ओपन कर रखा है और आपके सिस्टम पे हैकर आया और हैकर ने आपकी कुकी और सेशन टोकन उठा लिए। उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड का खेल, 1-2 सेकंड का खेल है। और उसने अपने सिस्टम में वो सेशन टोकन ले लिए और वो सेशन टोकन लेके उसने ट्रांसफर कर लिए कहीं और लैपटॉप में। तो वो क्या करेगा, इन सेशन टोकनों को क्रोम ब्राउजर में वापस से डालेगा और जीमेल लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो लॉगिन हो जाएगी जीमेल। क्यों? क्योंकि उसने सेशन टोकन कुकी उठा लिया, जो उसके सिस्टम में लॉगिन थे वो इधर लॉगिन करेगा तो उसी की मेल से इधर दूसरे सिस्टम पे लॉगिन हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेशन टोकन को, ये कुकी को हम क्लियर करते रहना चाहिए, नहीं तो ये अटैक होते रहेंगे। और अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। किसी को डाउट यहाँ सेशन हाईजैकिंग और एक्सेस अटैक में? हेलो। हाँ, तो इसरो जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है इसे हम क्लाइंट साइड डालते हैं, तो इसे सर्वर से क्या मतलब होता है, वहां पे कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा? कहाँ पे? जैसे बोला ना कि हमें, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल दिया इनपुट और मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो इसे हमें सर्वर से कोई लेना देना है? क्यों नहीं, जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक होगा वो। हम यहाँ पे एंटर नहीं कर रहे, हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये यूजर नेम लेगा, पासवर्ड लेगा और बैकएंड में जाएगा, तो बैकएंड में हिट करेगा आप सोच रहे हैं कि ये ब्राउजर साइड हिट करेगा, ऐसा नहीं। तो जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड ही रन होगी ना? करेक्ट, क्योंकि वो ब्राउजर में अटैक कर रहा है ना। तो उसका मतलब मेन मोटिव है वो कुकीज वो सेशन के टोकन को उठाना है उसे? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ से कुछ भी अटैक कर सकते हैं। बट मैंने एग्जांपल दिया, मैं ऐसी स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ जो यहाँ पे सर्वर तक तो पहुंचे। एक बार अगर वो सर्वर तक पहुंच गई तो मैं इस स्क्रिप्ट को वहां रन करा सकता हूँ। ये सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, हम उबंटू में भी ये सारी चीजें रन करा सकते हैं। ओके, लेट्स बी क्लियर वन थिंग ओवर हियर। ये जो एग्जांपल दिया है दानिश ने, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि ये हैकेबल है या नहीं, ये एक्सएसएस वाला स्क्रिप्ट में है कि नहीं यहाँ पर। अगर वो हैकेबल है, ये सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर कि ये इस तरीके से स्क्रिप्ट में यहाँ पर इंजेक्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट इंजेक्ट होती है एक अलग तरीके से, उस स्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग लिखा होता है। जैसे सपोज आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसके अंदर आप एक एपीआई कॉल कर सकते हैं, डाटा गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इस तरीके की आपने एक स्क्रिप्ट बनाई आपकी, वो इंजेक्ट कर दी किस पे, अपनी वेब लिस्टों के कोई सी भी एप्लीकेशन पे। अब अगर कोई भी पोस्ट कॉल हो रहा है तो उसका डिटेल, वो स्क्रिप्ट आपका नॉर्मल तो जो चल रहा है चल ही रहा है, वो स्क्रिप्ट क्या करती है, जैसे आपने कोई बटन क्लिक किया है, कुछ डाटा सबमिट किया, वो डाटा को उठा के कहाँ भेज देती है, एक एपीआई के थ्रू मेरे सर्वर पे। मैं वहाँ पे डेटाबेस पे उसको स्टोर कर लेता हूँ और उस डिटेल को मैं यूज कर सकता हूँ, राइट रईश? करेक्ट। तो ये इस तरीके से ये काम होता है कि आपने उनकी वेबसाइट में एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट करवा दी और उस स्क्रिप्ट के अंदर आपने एक ऐसा कोड लिखा जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट एपीआई, कोई भी गेट एपीआई कॉल हो रही है तो उसका जो डेटा है, डिटेल है, वो आपके पास आ रही है। अब एपीआई कॉल हो रही है तो उसमें सेशन की डिटेल भी आ रही है और कुकीज भी आ रही है। देन आपके पास जो भी यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो डाटा भी आपके पास आ रहा है। तो सारे डेटा आपके पास आता रहेगा, जो भी मीनिंगफुल डेटा है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो दानिश ने एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ ये था कि चेक करने का, जो स्क्रिप्ट जो टेक बता रहे थे ना, जो स्क्रीन शेयर पे लिखा हुआ, ये वो नहीं, इस तरीके से स्क्रिप्ट नहीं डालते। ये तो सिर्फ चेक करने का तरीका। स्क्रिप्ट तो बैकग्राउंड में डलती है जो हमको दिखती भी नहीं है, उसको आप जाकर आप मेमोरी में जाकर वहां पर जाकर देख सकते हैं काइंड ऑफ ये कौन कौन सी स्क्रिप्ट चल रही। एम आई राइट दानिश? अगर दानिश अभी आपका स्क्रीन शेयर है ना, तो मेमोरी में जाकर आप वहां पर एक बार एक सेक्शन है, वहां पर जाकर बता सकते हैं कि स्क्रिप्ट वहां पर रहती है। तो हम लोग कभी नहीं चेक करते कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट वहाँ पर रन हो रही है, तो एक वेबसाइट खोल के इंस्पेक्ट करके मेमोरी में जा सकते हैं।
सोर्स है वैसे। एक्चुअली जो अटैक है ये फिर यहाँ पे अटैक नहीं होता है, वो फिर टर्मिनल और कोड के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या है, हमें कमी देखनी है कि इस वेबसाइट में कमी है या नहीं। अगर हमें पता लगी कमी है तो फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, या हम खुद का कोड लिख सकते हैं चीजें बाईपास करने में। हाल में से एक कुकीज में उसे HTTP ओनली को ट्रू कर देते हैं, तो हम उस कुकीज को जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो वो एक्टिव होना जरूरी मुझे लग रहा है, अगर वो नहीं होता है तो इतनी कुकीज निकाली जा सकती है। एक्चुअली बहुत सारे, जब हम अटैक करते हैं किसी वेबसाइट को, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा अटैक काम कर जाए। हम हर अटैक को ट्राई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये डिपेंड्स ऑन कि वेबसाइट में क्या कमी है। सब ये मतलब मैंने बताया कि ये बस कमी पता करने का तरीका, हम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं या नहीं। एक बार रन होगी, स्टेप बाय स्टेप हम ट्राई करेंगे, कौन सा सक्सेस हो जाए वो पता नहीं है। हर Okay, let's go for the next topic. हम बस इतना ही था, क्योंकि मैंने समय को देखते हुए कमी बनाया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। और एक चीज और क्लियर करता हूँ मैं कि जो हैकर होता है ना, वो रियल में ना तो किसी की फेसबुक हैक करता, ना किसी का अकाउंट हैक करता है। वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है, जहाँ से उसे बहुत बड़ा फंड मिले या फिर बहुत सारी चीजें मिले। वो किसी भी एक पर्सन को हैक नहीं करता है, ना कि उसके चक्कर में वो कभी पड़ेगा। क्योंकि एक अकाउंट को हैक करने के लिए हो सकता है वो 1 मिनट में कर ले, हो सकता है उसे सालों लग जाए, तो वो कभी भी ध्यान नहीं देगा। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा हैक कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है लाइक हैकिंग के बारे में कुछ भी? हाँ दानिश, जो अपना एक ई बॉम्बर जो अटैक होता है, ईमेल बॉम्बर वाला, कौन सा? ईमेल बॉम्बर अटैक होता है। हाँ, एक मोबाइल में एक ऐप आती है सरमैक्स, उसके थ्रू होता था वो। इसमें हम कैसे बच सकते हैं मतलब? तो वो तो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है ना। जो ईमेल सर्विसेज होती हैं, जैसे जीमेल की ले रखी है, तो वो तो खुद ही स्पैम में डालता रहता है उन चीजों को। और दूसरी बात, जो बॉम्बर होते हैं, अटैक होते हैं, ईमेल जैसी सर्विस तो उन्हें ब्लॉक कर देती है, जीमेल जैसी सर्विस। और बहुत सारी लोकल सर्विस है, जैसे होस्टिंजर हुआ, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है मेलिंग में, तो वो स्पैम में नहीं डालता है, बहुत कम डालता है। लेकिन जीमेल का 99% एक्यूरेट है कि वो स्पैम जो मेल है वो स्पैम में ही जाएगी, और 1% ऐसा होता है जो बच जाती है। इसीलिए वो बॉम्बर अटैक नहीं हो पाते हैं। नहीं, बट मैंने ट्राई किया था तो वो होता है, और उसमें जिमेल की आईडी पे गया था वो, इसलिए। ठीक है, कोई थैंक्स। किसी का हुआ? ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं। मेरी तरफ से इतना ही था। तो मुझे जो लगा बताने के लिए, मतलब ये बात तो बताना ही चाहिए एटलीस्ट, वो मैंने बताया। वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर हम कवर करने बैठे तो कई घंटे लग जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो इतना ही था। अनिल मैम, आप बोल सकते हैं।